जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल में तालिब क्लासेज में। आज मैं आपको प्रकाश का परावर्तन जो कक्षा 10 का चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसके 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बिना देर किए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है। तो आप देखते होंगे कि जो कांच होता है, अगर उसके एक साइड हम लोग पॉलिश कर दें तो वो क्या बन जाता है, कांच स्लेब, लेंस, दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आप घरों में देख सकते हैं कि अगर जो हम लोग आईना देखते हैं वो एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दर्पण। तो एक का आंसर है सी, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है, दर्पण। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, बोलता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 3, 2 या 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 का आंसर है सी। कैसे, ये कोई दर्पण है, ऐसे आया ऐसे चला गया है। आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। ये जो आया ये आया अभिलंब। ये क्या आया, ये आया अभिलंब आया, ठीक है। ये जो है ऐसे करके ये क्या आया, अभिलंब आया। इसकी जो कोण है उसको बोलते हैं कोण आई। ये कोण आर, दोनों सेम होता है। मतलब नियम 2 है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल सतह पर स्थित होता है। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण मतलब हमेशा बराबर होता है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, कोण आई को कहते हैं, परावर्तन कोण कोण आर को। तो ये याद रखना कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होता है। दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोलता है इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है, आप अभी जस्ट पढ़े कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। कोण आई को क्या कहते हैं, आपतन, और इसको परावर्तन। तो इसका आंसर बी है। 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अभी जस्ट पढ़े कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। 4 का ऑप्शन नंबर बी। हम आपको बहुत ही अच्छे मैनर से ये सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं छूटेगा आपसे। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की विशेषता है कि हम वस्तु से जितनी दूरी पर रहेंगे, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण में समान होती है। तो अगर वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, सेम। मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको गलत करते हैं हम लोग। तो यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको ये याद रखना कि आर और एफ में क्या डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल से आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 2f। आर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होता है। और एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। एफ का मतलब फोकस दूरी होता है। एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये आर इक्वल टू 2f होता है। तो देखिए ये वक्रता त्रिज्या निकालने बोला है, 2 गुने एफ का वैल्यू देखिए कितना है, एफ का वैल्यू 18। तो 18 दूनी 36 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ये कितना आसान मैनर है, आप इससे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे देखते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोलता है यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ना वो ऋणात्मक होती है। मतलब अवतल दर्पण में F जो होती है वो ऋणात्मक होती है। मतलब अगर ये ऋणात्मक है तो आंसर ऋणात्मक में होगा। अब फार्मूला कहता क्या है, R=2F है ना। तो R का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। देखो ये गुना में था डिवाइड में आ गया। F जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 आएगा। क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो आंसर किस में होगा माइनस में, तब -7.5। तो यहाँ पे इसको हम लोग -7.5 कर सकते हैं। -7.5 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है। तो वस्तु के आकार से छोटा दिखाई देता है हमको, है ना। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के आकार से छोटा दिखाई देता है। एग्जाम्पल अब देखिए, जो बाइक होता है ना, बाइक के जो पीछे देखने के लिए हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं वो एक उत्तल दर्पण का बना होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो बस होते हैं या घर होते हैं वो उस छोटे से दर्पण में दिखाई देता है। मतलब वस्तु का आकार बड़ा होता है और वो प्रतिबिंब छोटा करके हम लोगों को उस आईने में दिखाता है, दर्पण में दिखाता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। तो इसका 8 का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट आते हैं 9। बोलता है कि टॉर्च सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ मिस्टेक हो चुका है हमसे, यहाँ ऑप्शन में है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका आंसर है। तो कौन है, टॉर्च सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल, समतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरा ये ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। टॉर्च सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो है अवतल दर्पण। अगर वो बोलेगा वाहनों के पार्श्व दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए, तो वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देख सकते हैं कि वहाँ वही क्वेश्चन आ गया कि वाहनों के पश्च दृश्य विंग में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पश्च दृश्य विंग में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। F=R, R=2F और F=2R या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। दर्पण में दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, R=2F। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बोलता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए अगर कोई गोलीय दर्पण हो, ठीक है, उसको बीच में मैंने काट दी, ओके। जब हम लोगों ने बीच में काट दी तो पेंट जो होता है हमेशा दाहिने ओर होता है, ठीक है, हमेशा दाहिनी ओर। अब वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है। तो ये जो अंदर की ओर वक्रित है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। और जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो यहाँ क्या बोला, अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर कौन है, तो इसका आंसर है सी, 13 का
सी आंसर है, ये अंदर की ओर होता है और जो उत्तल दर्पण होता है कि बाहर की ओर वक्रित होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप खुद से कर लीजिए। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर कौन होता है? उत्तल दर्पण। तो 14 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करता प्रतीत होता है? बताइए, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करता प्रतीत होता है? प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करता प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन टेढ़ी रेखा, दूसरा ऑप्शन सरल रेखा, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इनमें से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो देख सकते हैं ये तीनों का तीनों, जो कांच है, जल है और प्लास्टिक, ये तीनों का तीनों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु इसका आंसर होना चाहिए मिट्टी, लेकिन मिट्टी ऑप्शन में नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका 16 का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में रहे मिट्टी तो हम लोग मिट्टी में मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्टमीटर, एम्पियर, डायोप्टर या ओम? बताइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखते हैं, जो वोल्टमीटर होता है ना, यह विभवांतर का होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्टमीटर, ठीक है। ये जो होता है वो धारा का होता है ना, विद्युत धारा का। ये जो होता है ये लेंस की क्षमता का होता है, लेंस की क्षमता, ठीक है। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर सी। 17 का आंसर है सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। जैसे अगर उत्तल लेंस हो, ठीक हो, क्या हो? उत्तल लेंस हो, ओके, तो आपको याद रखनी है कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। किसमें होती है? धनात्मक, मतलब प्लस में होती है, ओके। और अगर वो अवतल लेंस है, क्या हो? अवतल लेंस, अवतल लेंस, तब फोकस दूरी किस में होती है? तो वो ऋणात्मक में होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, वो ऋणात्मक में होती है, ठीक। अब देखिए, और एक चीज़ और रखना बात कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच एक फार्मूला होता है, P = 1/f, P = 1/f, ठीक है। ये फार्मूला होता है, लेकिन हमको इसको मतलब फार्मूला से नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको देखना, उत्तल लेंस है मतलब फोकस दूरी प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, बस। अब देखिए इसको बनाना कैसे है? आसान तरीके से, कुछ भी पूछिए, अगर बोल दे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो बताइए लेंस की क्षमता क्या होगी? तो कुछ नहीं, आप ये बताइए कि इस 20 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए। तो सर आप बोलिएगा सर 5, ठीक है, तो 5 इसका आंसर हो गया, 5D। दिमाग लगाना। अगर मान लो आपको बोल दिया ऐसे कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बोले बताइए इसमें क्या गुना करें कि ये 100 हो जाए? तो कितने गुना करेंगे? 4, तो 4D। और अगर उत्तल है तो प्लस में आंसर है, और अगर अवतल है तो आंसर माइनस में है। तो 20 जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 राइट सही है। आपको ये याद रखनी है कि उत्तल लेंस में धनात्मक होती है और अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है। P = 1/f फार्मूला होता है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सो देखिए, किसी गोलीय लेंस की क्षमता कितनी? -4D। समझ में आ गया कि ये माइनस में है, मतलब ये क्या है? अवतल लेंस है, ठीक है। किस में है ये? अवतल लेंस में, ओके। तो बोलता है फोकस दूरी क्या होगी? तब वही बात कि -4 में क्या गुना कर दे कि ये, मतलब 4 में क्या गुना कर दे, क्या गुना कर दे कि वो 100 बन जाए, यही बुद्धि लगाना है बस। तो 4 में क्या गुना करेंगे? तो 25, और अगर माइनस में
लेंस की क्षमता मतलब वो अवतल है, तो अवतल में भी फोकस दूरी माइनस में, तो मतलब 25 गुना करेंगे, है क्या। तो इसके आंसर कितना था, -25 सेंटीमीटर, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, अभी मैंने जस्ट बताया, इसके आंसर आप बताइए 20 का। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। तो जब हवा मतलब विरल माध्यम, कांच मतलब सघन माध्यम, जब वो विरल से सघन माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब के निकट आती है, और अगर सघन से विरल आती है तो अभिलंब से दूर जाएगी, है ना, अभिलंब से दूर जाएगी। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के निकट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फोटोग्राफी कैमरा में मतलब फोटोग्राफी कैमरा किसका बना होता है, फोटोग्राफी कैमरा किसका बना होता है, बताइए। 22 का क्या आंसर है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, डिफॉक्सी लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या है। तो फोटोग्राफी कैमरा में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए हम आपसे एक सवाल करते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आप इसका आंसर जरूर बताएं, जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के चैप्टर में, जो हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ध्रुव, अक्ष या गोलार्ध। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो सौर भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका आंसर कितना है, बी, 24 का बी है। 25 आते हैं, अवतल लेंस की क्षमता, ये तो आप देख लीजिएगा इसको। इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलते हैं यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बहुत आसान है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ना, और अगर फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो हजामती दर्पण के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बोलिए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है, आप इसका आंसर खुद बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, क्या होगा, ऋणात्मक धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसको आप बताइए। 29 है कि अवतल दर्पण किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, उत्तल दर्पण अपसारी, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, ठीक। इसका एक और नाम क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण का अर्थ हुआ उत्तल दर्पण, अभिसारी दर्पण का अर्थ हुआ अवतल दर्पण। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। उत्तल लेंस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, उत्तल लेंस उल्टा यहाँ हो जाता है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस, ठीक है, याद रखना, यहाँ उल्टा हो जाता है। और अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बताइए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे अधिक भी होता है। तो 1.33, 1.36, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो चुका है हमसे, तो हम लोग इसको सही करेंगे, है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो चुका है हमसे, उसको हम थोड़ा सा
बता देते हैं आपको, जैसे ये नहीं है, पॉइंट है। चलिए बताइए, पहला ऑप्शन 1.33, 1.36, 2.42 और 2.32। तो इसका हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, हीरे का अपवर्तनांक वो होता कितना है मेरा, हीरे का अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, हीरे का अपवर्तनांक वो होता है 2.42। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31 का ऑप्शन नंबर सी है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 में, बोलता है किसी अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति P और F के बीच है। किसी अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ है, P और F के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको पता है यही एक स्थिति है जहाँ अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं सीधा भी बनता है। तो P और F के बीच स्थित हो तो ये जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। उसके बाद जितनी भी स्थिति है अवतल दर्पण में, सब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ P और F के बीच कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट आते 33, गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि दर्पण में अगर आवर्धन देखें, दर्पण में आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है -v/u। लेकिन अगर लेंस में आवर्धन बोले तो, लेंस में आवर्धन बोले तो m = तो v/u। तो याद रखना है, अगर दर्पण में बोले तो -v/u। इसका एक और फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, इसमें भी वही होता है। तो अगर दर्पण बोले तो -v/u और लेंस बोले तो v/u। तो कौन सा पूछा, गोलीय दर्पण बोला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि दर्पण में जो होता है वो -v/u होता है, लेंस में v/u होता है। नेक्स्ट, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी या बीम की दूरी। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, हवा, जल, शीशा या हीरा। तो अभी जस्ट पढ़े कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 2.42। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। बोलता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक, सीधा या आवर्धित। तो अभी हम जस्ट बोले आपको कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक एवं सीधा, जिसको आभासी भी कहते हैं हम लोग, आभासी भी कह सकते हैं, इस चीज़ को आभासी भी कहते हैं, ठीक है। आभासी एवं कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 35 का सी आंसर है। चलिए अब बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0 अनंत 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसका बताइए आंसर। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब। वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना वस्तु का आकार होता है वो भी प्रतिबिंब का आकार के बराबर होता है। तो बस एक ही स्थिति कहा, जब वस्तु सी पर स्थित हो, जब वस्तु सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है और वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो मतलब कहा होगा सी पर। सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है ना। नेक्स्ट था इसका 37 का बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से प्रकाश तेज गति से चलता है, किन में तेज गति से चलेगा, तेल में, पानी में, वायु में या कागज में। तो प्रकाश सबसे तेज गति से कहाँ चलेगा इस ऑप्शन के अनुसार, तो वो होता है कहाँ, वायु में। वैसे प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ होती है, होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 38 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बोलता पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। तो ये मतलब ये किसका घटना है। तो जब भी आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई बाल्टी है, अगर बाल्टिया में पानिया मतलब भरा हुआ है
तो वो जो उसका सतह ऊपर दिखाई देता है, हम लोग को उभरा हुआ दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत, यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है। तो 39 का आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो जो उत्तल दर्पण में बनता है वही अवतल लेंस में बनता है, जस्ट अपोजिट है। कैसा बनेगा? सीधा एवं छोटा। 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ओके। तो बोलता है बताइए जो वो लड़का है और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? तो हम जानते हैं कि अगर समतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो मान लीजिए इसके पीछे ऐसे बन गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लड़का यहाँ है, ठीक है, बाल बना देते तेरे नाम। अब बड़ा सही, तो लड़की बन गया, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, तब वो भी प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पीछे बनाएगा। तो 100 + 100 200, मतलब लड़की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 200। 41 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो भैया बोलो, उत्तल दर्पण। 42 का सी आंसर है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपतित किरण? नहीं, ये गलत है। ये भी नहीं है। फोकस दूरी भी नहीं है, सॉरी फोकस दूरी है, आई एम सो सॉरी, मुख्य अक्ष नहीं होता है। इसका आंसर क्या है? फोकस दूरी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को सॉरी मुख्य अक्ष कहते हैं। आई एम सो सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। इसका आंसर है मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बताइए इसका आंसर बताइए अब कि किस दर्पण में वस्तु का आकार हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है? चलो इसका आंसर आप बोलिए। जो वस्तु का आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने बहुत किए हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच, मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर आप बताइए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में विचलन को क्या कहते हैं? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं मतलब वो अपवर्तित होगी है। अपवर्तित मतलब अपवर्तन। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में होता है? सबसे कम। तो निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, जल में ठीक है, वायु में भी ठीक है, लेकिन कांच में सबसे कम होता है। 47 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 1, 3, 2 या 4। तो इसका आंसर क्या है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 48, 49 देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? भैया प्रकाश के परावर्तन बोलो या अपवर्तन बोलो, दोनों का नियम 2 ही है। ठीक है, अलग अलग होता है लेकिन दोनों सेम है, 2 ही नियम है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अब से मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने में मदद करेगा। धन्यवाद आप सभी को।